स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब। जी हां, और आज इस क्लब में हमारे साथ दो नए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निपुण मेहता जी जुड़ चुके हैं और गौरांग शाह भी यहां पर आ चुके हैं और कई बार ये इस शो में आके आपको बेहतरीन सलाह दे चुके हैं जिससे आपने अच्छा मुनाफा कमाया है। और अब सबके जहन में यही है कि अगली सीरीज, अक्टूबर की सीरीज जो सोमवार से शुरू होने वाली है, वो कैसी रहेगी, सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए आवाज इन्वेस्टर क्लब में दर्जनों इन्वेस्टर्स यहां पर मौजूद हैं और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन सबसे पहला सवाल आज मैं पूछना चाहता हूं आप दोनों से सर, और वो ये है कि अक्टूबर सीरीज कैसी रहेगी। निपुण जी, गुड बैड अगली, क्या लगता है? ये वाली सीरीज तो काफी वॉलेटाइल रही है, ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल था, इन्वेस्टर्स भी डरे हुए हैं अब ग्लोबल चिंताओं को लेकर। अगली सीरीज में कुछ सुधार देखने को मिलेगा क्या? हेमंत, अगली सीरीज में जितनी हमने वॉलेटिलिटी सितंबर में देखी शायद उतनी ही हम देखें। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स चाइना की वजह से हमने कहीं ज्यादा वॉलेटिलिटी जो एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा हुई थी, लेकिन अक्टूबर में भी अगर इवेंट्स देखें तो आरबीआई की पॉलिसी है अक्टूबर सीरीज के पहले अगले कुछ दिनों में, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। कितना रेट कट आता है या फिर किस तरह की कमेंट्री आती है। रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स में भी सेम यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज के जो सेक्टर्स के अच्छे रिजल्ट आएंगे, खराब रिजल्ट आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उसमें ये क्वार्टर में पर्टिकुलरली चाइना डंपिंग का किस तरह से इम्पैक्ट होगा कई कंपनियों पे, उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, जो हमने पहले इतना ज्यादा नहीं देखा है लेकिन इस क्वार्टर में शायद देखेंगे। तो ये एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आगे जाके आई थिंक बोथ यूएस, यूरोप एंड चाइना मार्केट्स में जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स होती है उसके हिसाब से हम वॉलेटिलिटी अक्टूबर सीरीज में लेकिन जरूर देखेंगे। तो वॉलेटिलिटी काफी बड़ी रहेगी, लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे दिख रही है गौरांग जी, वो ये है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक चाइना का बाजार तो कम से कम बंद है, वहां से कोई खराब खबर नहीं आएगी। लेकिन जोक से पार्ट, ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं आने वाली सीरीज को? एक बहुत ही दायरे में रहेगा बाजार। अगर आप निफ्टी की बात करें हेमंत, तो हमें लग रहा है कि 7,600, 7,700 नीचे की तरफ और 7,950, 8,045, 50 ऊपर की तरफ। और जो ट्रिगर्स की बात की, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर होगा आने वाले समय में बिहार के चुनाव और उसके जो नतीजे होंगे उसको लेकर के, क्योंकि बहुत ही निर्णायक तरीके से जो पॉलिटिकली या फिर राज्यसभा में जो गतिरोध हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक डायरेक्शन देने वाला मेरे ख्याल से ये चुनाव होगा। और मैं ये मानता हूं कि बिकवाली अगर विदेशी संस्थागत निवेशों की तरफ से थोड़ी थम जाए या कम हो जाए तो ये मेरे ख्याल से एक बाजार को सहारा दे सकता है, क्योंकि बिकवाली अगर हावी होती है और कहीं स्थानीय संस्थागत निवेशक जो आज खरीदारी कर रहे हैं अगर वो निकल गए तो फिर घेरा आ सकता है बाजार में। बिल्कुल। तो 8 नवंबर एक तारीख होगी जिस पर सबसे नजर होगी। बिहार चुनाव का जो आउटकम है वो उसी तारीख का आएगा और वो नवंबर सीरीज होगी। लेकिन चलिए दर्शकों को जोड़ते हैं, उन लोगों को जोड़ते हैं जो आज आवाज इन्वेस्टर क्लब में यहां पर शामिल हो चुके हैं और इस क्लब के मेंबर भी बन चुके हैं। सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। पिछले बार भी आप यहां पर आए थे और आपके सवाल शायद हो नहीं पाया था। ये बताइए क्या सवाल है आज आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेमंत जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आपके एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में और फॉर्चुनेटली हम एक अच्छी रिटर्न की तरफ भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह की अभी सितंबर की सीरीज गई है, वॉलेटाइल गई है, उसमें एक आम इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ ध्यान देते हुए या तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट का एक ऑप्शन सोच सकता है क्या? वो 3 से 5 साल का होराइजन में क्या गोल्ड में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न देखने की उम्मीद कर सकता है? फेस्टिव सीजन जब जब करीब आता है तब तब गोल्ड के लिए सवाल आने लगते हैं। ये बताइए लॉन्ग टर्म में निपुण जी 5 साल का होराइजन है, गोल्ड अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा या इक्विटी मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? देखिए, गोल्ड ऑफ कोर्स क्लियरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन है और अलग अलग कारणों से लोग करते हैं। लेकिन आप एक प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो तो ओवर 3 to 5 years आई थिंक इक्विटीज ज्यादा रिटर्न्स देंगे। गोल्ड और सिल्वर में एपिटाइट डिमांड तब बढ़ती है जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहेगी अगले कुछ महीनों तक, जिसकी वजह से हमने एक भाव में गिरावट नहीं देखी है। तो क्लियरली आई थिंक गोल्ड प्राइसेस एट हायर लेवल्स सस्टेन रहे हैं और लेकिन अगले 3 से 5 सालों में भी इन द कंटिन्यूइंग द सेम ट्रेंड
एक गिरावट जरूर नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए बिकॉज ऑफ द डिमांड दैट विल बी क्रिएटेड जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से। लेकिन क्लियरली जो वैल्यूएशंस अभी हम इक्विटीज में देख रहे हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ 3 से 5 सालों की आपने बात की, तो 3 से 5 सालों में जितना इंडियन मार्केट्स में इंडियन जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से अगर एफआईआईज की या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की या रिटेल निवेशकों की भी एपिटाइट देखें तो क्लियरली एक इक्विटीज एज एन एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड या सिल्वर को। आप भी इस बार से इत्तेफाक रखते हैं? कितना हो जाएगा सेंसेक्स और निफ्टी 5 साल में? भाई वो तो कहना बहुत मुश्किल है कितना हो जाएगा, लेकिन सालाना मेरे ख्याल से औसतन अगर आप बहुत ही निचले स्तर पर उम्मीद रखें तो मेरे ख्याल से 15-20% का तो आपको इजाफा अपनी पूंजी में सालाना मिलना चाहिए। लेकिन मेरी राय में आप इक्विटी में तो निवेश कीजिए, लेकिन जो पूंजी है उसका 10-15-20% जो हिस्सा है वो सोने में भी करिए। आप सिल्वर के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ सोने को मैं काफी समय से ट्रैक करता हूं और मुझे लग रहा है कि एक तो पहले तो ये नेचुरल कमोडिटी है और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बात करें तो मुझे वहां लग रहा है कि आने वाले समय में और बढ़ जाएगी जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। और डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक्स टू मेक एन इक्वल बैलेंस, तो मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम 10-15% चाहे आप गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से करें या फिर डायरेक्टली आप गोल्ड के छोटे छोटे किस्त में आप निवेश करें, वो आपके ऊपर है। लेकिन 10-15-20% का एक पोर्टफोलियो अलोकेशन जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, इक्विटी एज वेल एज गोल्ड। चलिए अब हमारे साथ एक और इन्वेस्टर आए हैं और ये इन्वेस्टर दरअसल राजकोट से सीधे आए हैं हमारे पास आवाज इन्वेस्टर क्लब में। पहले ये मेंबर बने और उसके बाद आज यहाँ पर मुंबई के स्टूडियो में पहुंचे हैं। कौशल जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? एक्सपर्ट्स जो राय देते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, हाँ ज्यादातर वो स्टॉक उनके पास होता नहीं है, तो उनके पास इससे भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं क्या है? मतलब ये इसलिए होता है जनाब क्योंकि बहुत सारे डिस्क्लोजर्स पहले तो देने पड़ते हैं हमें और कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंटरेस्ट मोटिवेशन भी हो जाता है वहां पर या एक मोटिव भी हो जाता है। तो कुछ लोग हैं जो निवेश अपने पोर्टफोलियो में वो जो शेयर्स रेकमेंड करते हैं एक्सपर्ट सलाहकार बुनियादी तौर पर जो अगर आप पूछे हमें तो वो रखते भी हैं और वो डिस्क्लोजर्स भी देते हैं और वो निवेश का एक तरीका भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा निवेश नहीं है, हम म्यूचुअल फंड के माध्यम के द्वारा भी सिप के माध्यम के द्वारा भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं। तो ये एक अपने ऊपर है, एक एक वित्तीय सलाहकार के खुद के नजरिए के ऊपर है कि क्या वो शेयर में रखते हैं कि नहीं या उससे बेहतर शेयर होते हैं कि नहीं। जो भी जानकारी और जो भी मालूमात हमें होती है वो ध्यान में रखते हुए और निवेशक का हित ध्यान में रखते हुए हम हमेशा सलाह करते हैं और इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा सीएनबीसी आवाज के माध्यम के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि निवेशकों की पूंजी बढ़े और वो लंबी अवधि के नजरिए से निवेशक बने। चलिए लेते हैं एक ब्रेक इसी नोट पर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे आए, कैसे हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछे, मुंबई कैसे यहाँ पर पहुंचे, तो रास्ता आसान है, फोन उठाइए, लिखिए AIC दीजिए स्पेस, लिखिए इंटरेस्टेड, भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और आज इस इन्वेस्टर क्लब में हमारे साथ गौरांग और निपुण हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। उज्ज्वला जी के पास चलते हैं। उज्ज्वला जी आप हाउसवाइफ हैं और फुल टाइम ट्रेडिंग करती हैं? नहीं, फुल टाइम नहीं, मैं डिलीवरी बेस्ड कैश बेसिस पे ही करती हूँ। ऑलराइट, बताइए। इंट्राडे मेरे बस की काम नहीं है। ओके। एंड मेरा सवाल ये है कि अभी 1 महीने पहले मैंने जब मुझे लगा कि मार्केट गिरने वाला है, मैंने सब अपना म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी कैश प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अच्छा पैसा बनाया आपने? हाँ, अभी मेरे पास 6-7 लाख है, वो मुझे अगेन री-इन्वेस्ट करना है। तो अभी अगर मुझे री इन्वेस्ट करना है तो ये जो ग्लोबल चिंताएं हैं उसके अनुसार मैं डरती हूँ कि अगर वो 2008 का फॉल फिर से ना आ जाए, तभी मुझे बहुत लॉस हो गया था। और ये तो अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मैं कभी इन्वेस्ट करूँ, निफ्टी के कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करूँ, कौन से 5 शेयर्स लूँ और एक साथ सब डालूं या थोड़ी गैप के बाद डालूं? देखिए, पहले तो अगर आपको घबराहट है और चिंता है तो स्टॉक मार्केट में आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है। भी जो लॉस हुआ था वैसी परिस्थिति वो अभी तक मेरा पूरा कवर हो गया, मैंने बहुत अच्छा कमाया है। लेकिन एक बात है कि ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि शेयर बाजार एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो 2008 का किस्सा हुआ था, मेरे ख्याल से खुदा ना करे वापस ऐसा कुछ हो,
लेकिन ऐसी इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि तभी जो हुआ था तो अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो दिवालिया हो चुकी थी। अब जो चिंताएं आई है वो चाइना को लेकर के ज्यादा है, स्लोडाउन को लेकर के है, लेकिन 2008 में कंपनियां थी, ये एक कंट्री है और मेरे ख्याल से, मेरी राय में, कंट्रीज आर मोर इक्विप्ड टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी कंपेयर टू एनी कंपनीज। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरीके की घबराहट या गिरावट बाजार में फिर से आएगी। हालांकि चिंताएं अनेक है और मैं ये मानता हूं कि वो जो पिछले साल का दौर था जब चुनाव हुए हमारे यहाँ पर और एक निर्णायक तरीके से पार्टी नियुक्त होकर आई और हमने जनमत दिया उसको, तो वो जो एक हैप्पी पीरियड था वो खत्म हो चुका है। अभी एक एडजस्टमेंट पीरियड था, तो इस एडजस्टमेंट पीरियड में थोड़ा समय लगेगा। मैं ये मानता हूं कि हमारे बाजार में एक तो कमोडिटी के दाम नीचे की तरफ, धातु और कच्चा तेल, दूसरी तरफ रुपया मोटे तौर पर एक दायरे में रहा है डॉलर के मुकाबले। नतीजों का जो सिलसिला शुरू होगा वहां पर हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे सुधार होगा, न कि बिगड़ाव आएगा। ब्याज दरों में हम ऑलरेडी कटौती देख चुके हैं और आने वाले समय और कटौती देखेंगे, और हमारी जो विकास दर है वहां पर एक सकारात्मक नजरिया। तो और ये सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और ये भी ध्यान में रखते हुए कि जो अभी स्टेट लेवल के चुनाव हो गए, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने जिक्र किया बिहार का, अगर वहां पर निर्णायक तरीके से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, और हो सकता है अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत बहुमत मिल जाता है, तो एक सकारात्मक रुझान होगा पॉलिटिकली ऑल्सो। जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में एक असमंजस स्थिति पड़ी है, गतिरोध हुआ है, वो मेरे ख्याल से दूर हो जाएगा। तो जो निवेश करना है अगर आपको, तो हमारी राय में अगर आप हमें पूछे तो 1 या 2 3 क्षेत्र हैं, IT, फार्मा और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। ये 3 क्षेत्र पर आपको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। और यहां पर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हमें पूछे तो इन्फोसिस, TCS एंड टेक महिंद्रा IT में, फार्मा में सन फार्मा, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक। ये कुछ विकल्प है जो निवेश का आपने पूछा कि एक ही समय पर करें, एक ही समय पर कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी ये सलाह नहीं दी। आपको जो करना है किस्तों में करना है, तो अगर आपके पास 6 या 7 लाख रुपए है, उसको आप 3 या 4 हिस्सों में बांट दें और धीरे धीरे करके निवेश करें। तो जिला जी, आप 5 स्टॉक्स पूछ रही थी, 9 स्टॉक्स बताए हैं, तो यहाँ पर आप पैसा लगा सकती हैं धीरे धीरे, लेकिन पैसा लगाइए आप। ये सवाल दरअसल कई इन्वेस्टर्स का है निपुण जी, जिस तरह से टेंशन भारतीय बाजारों में और दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिली है। नया पैसा इस समय लगाना चाहिए या नहीं? अगर लगाना चाहिए तो 100 रुपए में से कितना लगाना चाहिए? आप क्या राय दे रहे हैं? देखिए, मार्केट में अनसर्टेनिटी हिम्मत हमेशा रहेगी, तो ये समझना गलत है कि एक बार आपने निवेश किया उसके बाद स्टॉक का भाव नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए जब इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हों। तो इतनी नर्वसनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतनी नर्वसनेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट क्लियरली गिवन द फैक्ट कि अनसर्टेनिटी आगे जाके भी रहेगी, मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे, टू सम एक्सटेंट रेंज बाउंड भी रहेंगे, तो एटलीस्ट 15 to 20% अभी बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जो भी हमने जो वर्स्ट ऑफ न्यूज देखा है, एंड पर्टिकुलरली जो FI आउटफ्लो डोमेस्टिक मार्केट में से इंडियन मार्केट्स में से हो रहा है, उसका एक रिवर्सल होना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ गिवन। तो उसकी वजह से मार्केट्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा और उसकी वजह से यू शुड सी एन अपवर्ड मूव इन द मार्केट। तो अप्स एंड डाउन्स होंगे, आप लेंगे शेयर्स, उसके बाद भी भाव गिरेंगे, लेकिन कन्विक्शन से अगर फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में आपने लिया तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ दीपक जैन जी भी हैं। दीपक जी, आप ICICI बैंक में काम करते हैं? यस। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैं SBI, L&T फाइनेंस, और इसमें 2 लाख रुपीज इन तीनों में से कौन से स्टॉक में लगाऊं? L&T फाइनेंस, सन फार्मा और L&T। सर बताइए। वेल, डिस्क्लोजर पहले तो देना चाहेंगे, SBI और सन फार्मा पर हमारी कवरेज है। अगर आप ICICI बैंक पे काम कर रहे हैं तो आप उसका शेयर क्यों नहीं खरीदना चाहते? क्या आपको भरोसा नहीं है? मेरे ख्याल से वहां पर भी आपको निवेश करना चाहिए। L&T फाइनेंस पर कवरेज नहीं तो वो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन SBI पर हमारी कवरेज है। साल 1.5 साल के नजरिए से करीबन 345 का लक्ष्य हमने तय किया। सन फार्मा पर जो लक्ष्य हमने तय किया वो करीबन 1060 या फिर 1100 के आसपास का है। और ICICI बैंक जो आप मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये मेरे तरफ से है, यहाँ पर 380 से 385 तक के लक्ष्य। तो मेरी राय में आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और जैसे मैं पहले राय दे रहा था कि एक साथ मत कीजिए, किस्तों में करिए आप। चलिए, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। दीपक जी, वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेने का, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा और वही दोहराऊंगा,
अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो आपको आसान है तरीका, देखिए फोन उठाइए, लिखिए AIC, लिखिए इंटरेस्टेड और भेजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अब यहाँ से स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज इन्वेस्टर क्लब, और हमारे साथ इस क्लब में निपुण मेहता, गौरांग शाह तो हैं ही, और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मुंबई के स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। इसी बीच संतोष जी भी हैं हमारे पास। संतोष जी बताइए, कहाँ से आए हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? मैं मुंबई से आया हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरा यही सवाल था कि कोई भी कॉमन मैन या स्टूडेंट अगर इस इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, एंट्री करना चाहता है, तो उसके लिए उसके स्टडी क्या होना चाहिए? फंडामेंटल, टेक्निकल एनालाइज, ये क्या होना चाहिए? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जैसे आइशर मोटर जैसा जो शेयर था, जो 2010 में 1000 रुपीज था, जो कि आज 18,000 लग गया है, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अभी है क्या? तो ऐसे शेयर कैसे ढूंढें आप ये जानना चाहते हैं, और नया निवेश कैसे करें ये जानना चाहते हैं। अभी तक आपने बाजार में निवेश नहीं किया है, मैं मानकर चल रहा हूँ, या किया है? किया है, लेकिन अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ सर। आप स्टडी कर रहे हैं, बताइए सर, बिल्कुल नए इन्वेस्टर के लिए बताइए, स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें? देखिए, इस पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है कि किस तरह से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जनरली जो भी निवेशक शुरू करते हैं निवेश करने के लिए, वो टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब शेयर्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा, आप निवेश करें उसके पहले आप खुद डिफाइन कर लें कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, कुछ सवाल खुद को पूछ लें, डिफाइन कर लें, लिख लें, और उसके बाद निवेश करना शुरू करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लाइक ऐसे टिप बेस्ड के बजाय हार्डकोर रिसर्च करें, तो आइदर खुद रिसर्च करें या फिर रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ के उस पर डिपेंड करें कि कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, और उसके बाद ग्रेजुअली आप एक शॉट में ना करें और ग्रेजुअली स्टैगर्ड वे में निवेश करें, ये बहुत जरूरी है। तो काफी सवाल हैं जिसके जवाब आपको खुद को देने हैं, उसके बाद निवेश शुरू करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। अगला आइशर मोटर कैसे ढूंढे सर, बताइए, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं। अगला आइशर मोटर, अगला अशोक लेलैंड के। अशोक लेलैंड तो आपने काफी सस्ते भाव पर बताया था हमारी चैनल पर, 17 या 18 रुपए के आसपास अशोक लेलैंड का जिक्र किया था, और डिश टीवी है, DCB है, ये सब मेरे ख्याल से ये, मगर आइशर मोटर नहीं हुई। आइशर मोटर का भी हमारी कवरेज थी, और वहां पर भी हमारे जो लक्ष्य थे वो काफी हासिल हो चुके। अभी दिक्कत ये है कि अगर आइशर मोटर जैसा आपको शेयर मिल भी गया तो आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये सवाल है सबसे पहले। और जैसे निपुण भी अभी जिक्र कर रहे थे कि आप अपने जोखिम झेलने की क्षमता पहले भाप ले, और जैसे मैं मैडम को भी बता रहा था, एक हाई रिस्क हाई रिटर्न है ये। अगर आपने 100 रुपए डाले तो अगर आपका 10 रुपए का जोखिम उठाने की क्षमता है तो 90 रुपया हो जाता है, तो निकल जाइए। और अगर वही चीज 120 हो जाती है और वही आपका लक्ष्य है, तो तभी आपको मुनाफा पाना चाहिए। अगला आइशर मोटर ढूंढने में तो बहुत तकलीफ होगी भाई साहब, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अभी हम जिक्र कर रहे थे कुछ स्टॉक्स के, सन फार्मा, ल्यूपिन वगैरह, ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी जनाब ICICI बैंक के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। टाटा मोटर जैसा शेयर है, आपने आइशर मोटर की बात की तो टाटा मोटर हमें एज अ डिस्क्लोजर काफी पसंद है। 320-325 के आसपास टाटा मोटर का शेयर है, 210-20 के आसपास टाटा मोटर के DVR। यहाँ से आइशर मोटर जैसा परफॉर्म करेगा कि नहीं, लेकिन हाँ, लक्ष्य के हिसाब से 345 हमें टाटा मोटर का DVR नजर आता है, जो कि करीबन 50% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। और टाटा मोटर शेयर के ऊपर 580 से 610 के आसपास हमारे लक्ष्य। अब वो टारगेट आ जाते हैं तब आप सोचिएगा आपको क्या करना है, लेकिन उसके पहले आपको निवेश करना है लंबी अवधि के नजरिए से। चलिए संतोष जी, आपको आपका जवाब तो मिल गया। हमारे साथ देवेंद्र जी भी हैं। देवेंद्र जी बताइए, क्या करते हैं, क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं IT प्रोफेशनल हूँ। हाँ जी, हेलो एवरीवन। मेरे पास अशोक लेलैंड है, ऑलरेडी मैंने 54 रुपए भाव में 500 क्वांटिटी लिया है। ओके, और ICICI मैंने 306 पे 150 क्वांटिटी है जी, तो ये दोनों पे मुझे। और आपका नजरिया लंबी अवधि का है, राइट? लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लगते हैं शेयर? आपकी कवरेज में है दोनों ही है कवरेज में, और लक्ष्य तो 2 या 3 बार ये अशोक लेलैंड ने मुकम्मल कर चुके हैं, और जो नतीजा है उसके आधार पर हमें तो काफी बेहतर लगता है। किसी भी बुरे दिन पर 80 के नीचे जाता है, और अगर आपके निवेश लायक अगर आपके पास पूंजी है तो आप और जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से 95-100 प्लस काइंड ऑफ टारगेट्स कुड बी विजिबल। और ब्याज दरों में कटौती आती है तो एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑटोमोटिव
ऑटोमोटिव सेक्टर होता है, और खास करके अशोक लेलैंड क्योंकि एक बड़े पैमाने पर कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, लाइट, मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल। और जो डेट को लेकर के चिंताएं थी अशोक लेलैंड की बैलेंस शीट पर, वो मैनेजमेंट ने कुछ हद तक बहुत ही बखूबी उसको सुलझाया है। मुझे लग रहा है कि आपका निवेश अशोक लेलैंड में बना रहे। आईसीआईसीआई बैंक में जो आपका 300 के ऊपर का निवेश है, मेरी राय में इसको आप ज्यादा महत्व दें। करंट भाव में अगर आप निवेश कर सकते हैं जो स्तर है आईसीआईसीआई बैंक का, तो आधी क्वांटिटी आप यहां पर भी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया बने रहे, निश्चिंत रहे, मुनाफा आपको बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, अच्छा स्टॉक्स चुने हैं आपने, लॉन्ग टर्म बने रहिए। इसी के साथ मुझे इस प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूं, लेकिन रितेश जी, पार्थ, स्वप्निल, काफी सारे, मुकेश अग्रवाल, काफी सारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए हुए थे जिनके सवालों के जवाब हम नहीं ले पाए। उनसे यही दरख्वास्त होगी कि अगले हफ्ते आवाज इन्वेस्टर क्लब में जरूर आइए आप, और आपके सवालों के जवाब हम तब देने की कोशिश करेंगे। इसी नोट पर निपुण जी, गौरांग जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस क्लब में आने के लिए। आप सबका भी धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।